आज हम ईसीजी के बारे में पढ़ते हैं। ईसीजी ईसीजी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। ईसीजी का मतलब क्या है? ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज ग्राफिकली प्रेजेंटेड। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी समझने के लिए हमारे पास कुछ बुनियादी स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स के मुताबिक हम आगे जाके ईसीजी को आसानी से समझ सकते हैं और डायग्नोसिस हम आसानी से कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले है स्टैंडर्डाइजेशन। सबसे पहले हमने ईसीजी में स्टैंडर्ड को देखना है कि आया ये ईसीजी स्टैंडर्ड है नहीं है। उसके बाद हम आगे जाके वो ईसीजी को समझ सकते हैं, ईसीजी की स्टैंडर्डाइजेशन को। वो स्टेप्स हम बाद में एक एक करके करते हैं। पहले मैं स्टेप्स बताता हूँ कि कौन से स्टेप्स लाजमी है। उसके बाद हमने रिदम चेक करना, आया इस ईसीजी में एक पेशेंट का रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। ठीक है। रिदम के बाद हम हार्ट रेट चेक करते हैं। हार्ट रेट मतलब हमारे पास हार्ट रेट से पता चलता है कि बंदा ब्रेडिकार्डिया ट्रैकिकार्डिया में तो नहीं है। ठीक है। 60 से कम हो तो हमारे पास ब्रेडिकार्डिया आता है, 100 से अबव हो तो हमारे पास ट्रैकिकार्डिया आता है। ठीक है। चौथा स्टेप हमारे पास एक्सेस हो गए। हमने एक्सेस देखने के आया ये राइट एक्सेस डिविएशन है या लेफ्ट एक्सेस डिविएशन है। उसके बाद हमने क्या करना है? नॉर्मल वेव्स चेक करनी है। नॉर्मल वेव्स में हमारे पास क्या आता है? पी वेव, क्यूआरएस कम्प्लेक्स आता है और टी वेव भी आता है और यू वेव भी आता है, लेकिन अमूमन नहीं होता। यू वेव हमारे पास पेपिलरी मसल जो है उसमें जो डिपोलराइजेशन होती है उसकी वजह से होती है, लेकिन अमूमन ईसीजी में शो नहीं होता। उसके बाद हम क्या करते हैं? इंटरवल चेक करते हैं। फिर हम सेगमेंट्स चेक करते हैं। फिर हम क्यूआरएस कम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। आया लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो नहीं है हमारे पास। उसके बाद हम एनाटमी ऑफ क्यूआरएस करते हैं। उसके बाद हम लीड्स 12 लीड्स हैं हमारे पास, 6 लिम्ब लीड्स भी कहते हैं लीड्स, और 6 हमारे पास चेस्ट लीड्स होते हैं। इसके बारे में तफसील से पढ़ते हैं आगे, और उसके बाद हम जाके एबनॉर्मेलिटी भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ। ठीक है। ईसीजी के स्टार्ट में या बिल्कुल एंड में एक इस तरह का बना होता है स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है। स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मतलब हमारे पास जो ईसीजी स्ट्रिप्स में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, एक तो मुकम्मल छोटे से बॉक्स होते हैं, एक थोड़े से बड़े बॉक्स होते हैं जिसमें ये 5 छोटे बॉक्स होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 2 बिग बॉक्सेस के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है। एक बॉक्स हमारे पास कितना होता है? 0.5 मिली वोल्ट। तो 2 बॉक्स मिलके 1 मिली वोल्ट बनाते हैं। जब 1 मिली वोल्ट हमारे पास हाइट इसकी होगी तो ये स्टैंडर्ड होगी। ठीक है। ये आप किताब में चेक कर लें। ये यहाँ से 1 2 3 4 5 ये स्मॉल छोटे बॉक्सेस हैं, और इस तरह 1 2 3 4 5 छोटे बॉक्सेस मिलके एक बिग बॉक्स बनाता है। तो ये हमारे पास 2 बिग बॉक्स मिलकर क्या बनाते हैं? 1 मिली वोल्ट। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड होगी। अब यहाँ पे नीचे जो दिए गए हैं ये चेक कर लें। ये 2 मुकम्मल बॉक्सेस हैं। ठीक है। ये चेक कर लें।
ये दो मुकम्मल बॉक्सेस हैं, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये ECG की एक स्ट्रिप है जिसमें स्टार्ट में ये स्टैंडर्ड दिया गया है। और ये हमारे पास चेक कर लें, ये वाला, इसमें अभी 2 मुकम्मल बॉक्सेस नहीं है। ठीक है, ये चेक कर लें, 1 तो तकरीबन पूरा हो सकता है लेकिन दूसरा पूरा नहीं हो सकता, तकरीबन 6 स्मॉल बॉक्सेस हैं, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, होप के स्टैंडर्डाइजेशन की समझ आ गई होगी। होप हमारे पास ये स्टैंडर्डाइजेशन का स्टेप हो गया। अब हमें जाना है रिदम चेक करना कि आया हमारे पास ये ECG रिदम में है, रेगुलर है, इरेगुलर है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या हो गया, रिदम। तो रिदम के लिए हम ECG में लीड 2 लेते हैं। क्यों लेते हैं ये बाद में तफसील से समझाऊंगा कि लीड 2 हम क्यों लेते हैं। ये ECG के बिल्कुल एंड में, यहाँ पे लीड 1 2 3 दिए होंगे, यहाँ पे AVR AVF और AVL दिए होंगे, फिर यहाँ पे V1 V2 V3 V4 V5 V6 इस तरह दिए होंगे ECG पे पूरा स्ट्रिप में। और यहाँ नीचे जो है लीड 2 दिया होगा, तो इसमें हमारे पास इस तरह दिया होगा। ठीक है, लीड दिया होगा। ठीक है, इसमें अब हमने चेक करना है। किस तरह चेक करेंगे, हम एक कागज़ का टुकड़ा पाड़ेंगे। ठीक है, हमारे पास ये जो आर वेव है, ये आर वेव है। ठीक है, इन दो को निशान कर लेंगे हम, यहाँ पे एक आर वेव, यहाँ पे एक आर वेव। तो हमने आगे जाके इस तरह अगले पे रखना है कि आया ये रेगुलर है या इरेगुलर है, इस तरह आगे जाके हमने ये चेक करना है। तो इसके लिए मैं स्ट्रिप दिखाता हूँ, ये चेक कर सकते हैं आप। लीड 1 2 3 AVR AVL AVF V1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास ECG की स्ट्रिप है। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे दिया गया है रिदम स्ट्रिप, ये आप लोग देख सकते हैं। तो रिदम स्ट्रिप पे हम यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आर वेव पे हम निशान लगाएंगे पहले पे, ये आर वेव पे और यहाँ पे। अब आगे जाके हमने चेक करना है कि आया बाकी भी रेगुलर है या इरेगुलर है। ठीक है, तो ये चेक कर लें, यहाँ तक तो रेगुलर आ रहा है, रेगुलर रेगुलर रेगुलर, तो ये स्ट्रिप हमारे पास तकरीबन रेगुलर में। ठीक है, बाज़ औक़ात हमारे पास इरेगुलर आ जाता है। ठीक है, उसमें जैसे ये फर्स्ट पे यहाँ पे 2 आर वेव के दरमियान इतना फासला है, तो दूसरे के दरमियान ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, तीसरे के दरमियान उससे ज़्यादा हो सकता है, फिर उससे ज़्यादा, फिर कम भी हो सकते हैं, फिर ज़्यादा, फिर एक तरह का नहीं होगा, वो हमारे पास इरेगुलर होगा। ठीक है, ये हमारे पास रिदम हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास, हमने स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पढ़ा कि आया हमारे पास ये ECG स्टैंडर्ड है या नहीं है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि आया हमारे पास ये ECG का जो स्ट्रिप है ये रिदम में है, रेगुलर या इरेगुलर है। तो रिदम और स्टैंडर्डाइजेशन और रिदम हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं हार्ट रेट की तरफ। ठीक है, आया हार्ट रेट हम किस तरह मालूम कर सकते हैं ECG से, HR हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट हम क्यों चेक करते हैं, ताकि हमें पता चले कि आया हमारे पास ये पेशेंट ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया में नहीं है या नहीं है। ठीक है, हार्ट रेट हमारे पास नॉर्मल कितना है, 60 बीट्स पर मिनट से 100 बीट्स पर मिनट। इससे कम हुआ, ठीक है, 60 से कम हुआ यानी इस साइड पे, तो हमारे पास ब्रेडिकार्डिया होगा। मतलब 50 हो गया हमारे पास, 40 हो गया तो ये हमारे पास टेकिकार्डिया हो गया। 100 से ज़्यादा हो गया तो हमारे पास टेकिकार्डिया होगा, मतलब दिल की धड़कन तेज़ है। ब्रेडिकार्डिया मतलब दिल की धड़कन स्लो है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अगर हमारे पास हम रिदम हमने चेक किया हुआ है, दूसरा स्टेप जो हमने किया है रिदम का, हमने वो चेक किया है, तो हमारे पास रिदम अगर रेगुलर है, तो रेगुलर की सूरत में हम हार्ट रेट किस तरह चेक कर सकते हैं। हार्ट रेट हम मालूम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, 2 फार्मूले हैं। ठीक है, या तो हम 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस,
ठीक है। मतलब आर आर वेव के दरमियान जितने बिग बॉक्सेस हमारे पास आएंगे तो हम वो नीचे लिखेंगे, जितने नंबर मतलब 4 आ गए, 5 आ गए, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम मेरे पास 5 आ गए, ठीक है। तो मैं 300 को 5 पे डिवाइड करूँगा, ठीक है। 5 6 30, 60 बीट्स पर मिनट मेरे पास आ गए, ठीक है। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, अगर दो आर आर वेव के दरमियान बिग बॉक्सेस सिमिलर नहीं आ रहे, मतलब 4 आ रहे हैं, 5वां आधा है, 4.5 हमारे पास आ गए, 5.5 आ गए, 5 पूरे नहीं है, 4 पूरे नहीं है, 2 पूरे नहीं है, तो हम हार्ट रेट उस सूरत में किस तरह मालूम कर सकते हैं, 1500 डिवाइड बाय स्मॉल स्क्वायर जितने हमारे पास आएंगे उस पे हम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 1500 है तो मेरे पास तकरीबन 25 या 20 स्मॉल स्क्वायर आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 स्मॉल स्क्वायर आ गए, तो हम अब इसको किस तरह डिवाइड करेंगे, 1500 डिवाइडेड बाय 20, तो 20 7 140, 100 रह गया, 20 5, तो ये हमारे पास कितना रह गया, 75 बीट्स पर मिनट। ये दो तरीके हैं हमारे पास हार्ट रेट मालूम करने के लिए, इफ़ रिदम इज़ रेगुलर। अगर हमारे पास रिदम रेगुलर है तब हम ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिदम रेगुलर नहीं है तो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले मैं इसके एग्जांपल देता हूँ और ये स्ट्रिप में सिखाता हूँ। पहले तरीके में हमने क्या किया, हार्ट रेट को 300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस। अब ये आर और इस आर के दरमियान जितने बिग बॉक्सेस हमारे पास हैं उनको 300 पे डिवाइड करना है, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 300 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 60 बीट्स पर मिनट आते हैं। आया अब ये थोड़ा सा इधर होता, इस साइड पे मतलब इधर होता, तो हमारे पास कितना होता है, 5 10 15 20 21 22 23, तो हम 1500 इस्तेमाल करते बजाय 300 के। क्यों? क्योंकि हमारे पास बिग बॉक्सेस उसमें अनइक्वल आते हैं, इक्वल नहीं आते। बिग बॉक्सेस जब पूरे होते हैं तब 300 पे डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ बिग बॉक्स से स्टार्ट है, बिग बॉक्स पे ही ख़त्म है। अगर ये थोड़ा पहले बिग बॉक्स से पहले ख़त्म होता तो हम 1500 वाला फार्मूला इस्तेमाल करते। 1500 डिवाइडेड बाय जितने स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास आते हैं उस पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास हार्ट रेट आ जाएगा। अगर 300 में एक लार्ज बॉक्स है तो हमारे पास हार्ट रेट कितना आएगा, 300 आएगा। 2 होंगे 150 आएगा। 3 लार्ज बॉक्सेस हैं तो 100 आएगा। 4 होंगे 75, 5 होंगे 60। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं। 5 लार्ज बॉक्सेस पे हमारे पास हार्ट रेट कितना आएगा, 60। 6 हैं 50, ठीक है। इस तरह ये याद रखें। तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास ये 2 तरीके हो गए रेगुलर रिदम की सूरत में हार्ट रेट मालूम करने के लिए। अब इर्रेगुलर रिदम है, तब हम हार्ट रेट किस तरह मालूम करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट अब हम किस तरह मालूम करेंगे, अब हमारे पास रिदम बराबर नहीं है तो ईसीजी की जो स्ट्रिप है उसमें हम 30 लार्ज बॉक्सेस गिनेंगे, या अगर आप स्क्वायर कहते हैं 30 लार्ज स्क्वायर हम वो काउंट कर लें, तो उनमें से जितने आर वेव हमारे पास आते हैं, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे जितने भी हों, उनको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ आर वेव, यहाँ पे जितने 30 बॉक्स में आर वेव हमारे पास आ जाए उनको 10 के साथ हमने मल्टीप्लाई करके हार्ट रेट मालूम करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मैंने 30 बॉक्स गिन लिए और उसमें मेरे पास तकरीबन
11 तक आर वेव आते हैं। ठीक है, 11 आर वेव आते हैं तो मैं उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 110 हार्ट रेट आ जाएगा, बीट्स पर मिनट, मतलब ये टेकिकार्डिया में। तो अब मैं वो स्ट्रिप के थ्रू समझाता हूँ। ये मेरे पास इरेगुलर रिदम वाला स्ट्रिप है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे अगर रिदम मालूम करना है तो ये चेक कर लें, आर वेव पे निशान लगाएं कागज़ पे और चेक कर लें ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर नहीं है। तो ये हमारे पास इरेगुलर स्ट्रिप अभी आ गई। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ से लेके यहाँ पहला आर वेव है तो यहाँ से बिग बॉक्स हमने स्टार्ट करना है, यहाँ से 1 2 3 30 तक। ठीक है, तो 30 तक हमने जितने बिग बॉक्स गिन लिए। अब इसमें हमने आर वेव ढूंढना है। आर वेव हमारे पास क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आर वेव है हमारे पास। ठीक है, तो 8 आर वेव को हम 8 को 10 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास 80 हार्ट रेट आ गया। ये हमारे पास इरेगुलर की सूरत में है, और दूसरे दो तरीके जो मैंने समझा लिए वो रेगुलर रिदम की सूरत में हम हार्ट रेट मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रेगुलर की सूरत में हम ये दो फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ट रेट मालूम करने के लिए, और इरेगुलर की सूरत में हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं 30 लार्ज स्क्वायर या 30 लार्ज बॉक्सेस। उसमें से हम आर वेव गिन के 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हार्ट रेट आ जाएगा। अब हम आते हैं चौथे स्टेप की तरफ, एक्सेस। आया ये राइट एक्सेस डिविएशन है, लेफ्ट एक्सेस डिविएशन है, या आया ये नॉर्मल है। चौथा स्टेप हमारे पास क्या हो गया, एक्सेस। ठीक है, लेफ्ट एक्सेस डिविएशन या राइट एक्सेस डिविएशन, ये हम कहाँ पे चेक करेंगे, स्ट्रिप 1 और स्ट्रिप 3 में। ठीक है, तो दरमियान में दो होता है, यहाँ पे तीसरा होता है, तो इन दोनों में हमने राइट और लेफ्ट एक्सेस डिविएशन चेक करनी है। ठीक है, 1 और 3 में एक्सेस डिविएशन के लिए हम चेक करते हैं, अगर आर वेव यहाँ पे मेन लाइन से ऊपर है और यहाँ पे मेन लाइन से नीचे आ रहा है, तो ये हम थंब रूल्स इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। जैसे ये थंब है हमारे पास, ये अब दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये चेक कर लें, दोनों, ये एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तो ये एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, लीव ईच अदर, लीविंग। ठीक है, तो एल से लीविंग, एल से लेफ्ट एक्सेस डिविएशन, ये हमारे पास लेफ्ट एक्सेस डिविएशन आ गया। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मतलब ये चेक कर लें, थंब रूल, रीचिंग टुवर्ड ईच अदर, रीचिंग, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, रीचिंग, आर राइट एक्सेस डिविएशन, रीचिंग राइट एक्सेस डिविएशन, लीविंग लेफ्ट एक्सेस डिविएशन। ठीक है, ये दोनों बातें आप ज़हन में रख लें स्टेप 1 और 3 में। ये आप चेक कर लें, ये दोनों अबाव है तो ये हमारे पास नॉर्मल एक्सेस है। ठीक है, राइट एक्सेस डिविएशन में क्या होगा, मैंने क्या समझाया था, रीचिंग टुवर्ड ईच अदर, थंब रूल्स आपने अप्लाई करना है, रीचिंग राइट एक्सेस डिविएशन, लीड 1 में और लीड 3 में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और थंब रूल लीविंग ईच अदर, एक दूसरे को से दूर जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो लीविंग फॉर लेफ्ट एक्सेस डिविएशन। ठीक है, ये अब स्ट्रिप चेक कर ले, दरमियान में दूसरा स्ट्रिप होगा, ये तीसरा स्ट्रिप, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, रीचिंग टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, थंब रूल अप्लाई करें, रीचिंग टुवर्ड ईच अदर राइट एक्सेस डिविएशन, लीविंग ईच अदर लेफ्ट एक्सेस डिविएशन। ये आप स्ट्रिप में भी चेक कर सकते हैं, ईसीजी की जो स्ट्रिप है ये हमारे पास राइट एक्सेस डिविएशन है। स्ट्रिप 1 में ये आर नीचे की तरफ है, ये आर तो हम नहीं कह सकते हैं, इसको एस वेव कहते हैं, लेकिन हमने ये चेक करना है। ठीक है, ये दो निशान हमने चेक करने हैं, ये रीचिंग टुवर्ड ईच अदर राइट एक्सेस डिविएशन, लीविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, लीविंग लेफ्ट एक्सेस डिविएशन, ये हमारे पास ईसीजी की स्ट्रिप्स है। होप के एक्सेस की समझ आ गई होगी। तो हमारे पास अब क्या है, नॉर्मल वेव्स। अब हम
आते हैं नॉर्मल वेव्स की तरफ। ठीक है, नॉर्मल वेव्स। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पी वेव। पी वेव, पी क्यू और एस, फिर टी वेव। ठीक है, पी वेव किस तरह हमारे पास बनता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्यू आर एस कब बनता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एट्रियल रिपोलराइजेशन बहुत वीक होता है, जो कि क्यू आर एस में ही तक वो हो जाता है, गायब हो जाता है, उसका पता नहीं चलता है। वीक होने की वजह से वो क्यू आर एस में भी गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एट्रियल डिपोलराइजेशन की सूरत में पी वेव बनता है, क्यू आर एस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की सूरत में, टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में। बाज़ औक़ात हमारे पास यू वेव बनता है। ठीक है, यू वेव कब बनता है, जब पेपेलरी मसल की डिपोलराइजेशन हो जाए। ठीक है, तो अब हम तफसील से देखते हैं कि पी वेव किस तरह बनता है, क्यों बनता है, पी वेव क्यों छोटा होता है, क्यू आर एस क्यों लंबा वो होता है, लंबा होता है और वाइड नहीं होता, पी वेव वाइड होता है। तो इस तफसील हम अभी पढ़ते हैं। अब हम नॉर्मल पी वेव से स्टार्ट करते हैं। पी वेव से नहीं, चलो हार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास हार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल, ये सेप्टम हो गया, ये वेंट्रिकुलर मसल हो गए, ये वेंट्रिकल के चैम्बर हो गए, राइट लेफ्ट। ये इसी तरह ही हमारे पास ये सेप्टम हो गया, यहाँ पे एस नोड होता है, यहाँ पे एवी नोड होता है, ये एनुलर फाइब्रोसिस है हमारे पास। यहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं गुजर सकती, सिर्फ यही से गुजर सकती है, एवी नोड से। ये हमारे पास क्या है, एस नोड। ठीक है, ये हमारे पास एवी नोड। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस तरह जाती है, ये राइट एट्रियम को फिर लेफ्ट एट्रियम को एक साथ ही वो डिपोलराइज करती है। ये हमारे पास एट्रियल डिपोलराइजेशन की है। यहाँ से कोई करंट इधर पास नहीं होता। ठीक है, यहाँ सिर्फ एवी नोड है, यहाँ पे थोड़ा डिले होता है। ठीक है, ये फिर बंडल ऑफ हिस से फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में तकसीम हो जाते हैं। ठीक है, ये फिर परकंजी फाइबर, ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से ये डिवाइड होके ये परकंजी फाइबर होते हैं। ठीक है, एवी नोड में थोड़ा डिले होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम चैनल होते हैं। थोड़ा डिले किस लिए होता है, ताकि हमारे पास वेंट्रिकुलर फिल हो जाए और एट्रियम मुकम्मल तौर पे कंट्रैक्ट हो जाए, सारा खून वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद एवी नोड से जैसे ही बंडल ब्रांचेस में वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहुंच जाती है, तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट होता है, एवी वाल्व्स जो है वो दोनों बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन इस साइड पे आती है। फिजिक्स में वो वेक्टर डायमेंशन जो मालूम करते हैं, इस वजह से ये डायरेक्शन यहाँ से इस तरफ आती है। ठीक है, तो इस तरफ जो आती है, बाज़ औक़ात यहाँ पे बंडल ऑफ हिस वो थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ फिर। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जैसे इलेक्ट्रोड जाते हैं, यहाँ जो सारे जो इस साइड पे आते हैं, या नेट वेक्टर का जो मजमुआ हम जमा करते हैं फिजिक्स में, वो इसकी डायरेक्शन, मतलब कुछ की डायरेक्शन इस साइड पे होती है, कुछ की डायरेक्शन इस साइड पे होती है, क्योंकि ये मसल जो डिपोलराइज होते हैं, तो वेक्टर के सम हम इकट्ठा करके ये डायरेक्शन इस तरफ आती है। तो जो इस तरफ आते हैं वो हमारे पास इस जी स्ट्रिप पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करते हैं, और जो इसके अपोजिट जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट, तो वो हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करते हैं, और ये
पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करते हैं। ठीक है, यहाँ से एस नोड, ये ए वी नोड यहाँ पे, ये इस तरह डिपोलराइजेशन होती है। ठीक है, राइट एटम की, और ये हमारे पास बंडल ऑफ हिस, और इसके बाद राइट बंडल ब्रांच, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, ये इस तरह आके परकंजी फाइबर्स में डिवाइड होके वेंट्रिकल को डिपोलराइज करती। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जब एस ए नोड से ए वी नोड तक जो करंट आती है, ये हमारे पास एट्रियल डिपोलराइजेशन है। ठीक है, ए वी नोड तक ये हमारे पास क्या बनाती है, ये इस साइड पे आ रही है, इस साइड से इस साइड पे जो आ रही होती है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करती है। तो एट्रियल डिपोलराइजेशन हमारे पास क्या शो करती है, ये इस तरह, फिर वापस आके यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक लाइन ये है। ठीक है, तो ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे आके रुक जाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पी वेव। ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन यहाँ हमारे पास थोड़ा रेस्ट करती है। रेस्ट क्यों करती है, सीधी लाइन क्यों बन जाती है, क्योंकि एवी नोड में थोड़ा डिले होता है कैल्शियम चैनल की वजह से। यहाँ पे सोडियम और परकंजी फाइबर में सोडियम चैनल होते हैं, वो फास्ट चैनल है, जबकि कैल्शियम चैनल जो है वो स्लो चैनल है। तो कैल्शियम यहाँ पे एवी नोड चैनल कैल्शियम चैनल है, तो ये डिले होता है। डिले की वजह से कोई डिपोलराइजेशन नहीं होती है इस दौरान, ये हमारे पास स्ट्रेट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आती है। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिस से जैसे ही लेफ्ट बंडल ब्रांच में करंट जाती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जाती है, तो ये थोड़ा इस साइड पे ये सेप्टम को डिपोलराइज करती है। तो हमारे पास ये जो डायरेक्शन इस साइड पे, तो ये इसके अपोजिट जा रही है। ठीक है, सेप्टम को डिपोलराइज के लिए लेफ्ट बंडल ब्रांच इस साइड पे थोड़ा जाती है। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, इस साइड पे। तो ये हमारे पास क्या शो करती है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, छोटा सा मामूली सा थोड़ा सा। ठीक है, ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन फिर उसी जगह पे आ जाता है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे। ठीक है, तो ये बाकी जो डिपोलराइज करते हैं, ठीक है, ये इस तरह डिपोलराइज होते हैं। ये इसके अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट नहीं है, ये इस साइड पे है, ये उस साइड पे है, ये इस साइड पे है। तो नेट वेक्टर हमारे पास फिजिक्स में अगर आपने वेक्टर पढ़ा हो, ठीक है, तो नेट वेक्टर हमारे पास डायरेक्शन कहाँ बनती है, इस साइड पे बनती है। तो हमारे पास ये परकंजी फाइबर चूंकि सोडियम चैनल है, तो ये हमारे पास फास्ट है। ठीक है, तेजी से ऊपर बनेगा आर वेव और फिर इसी जगह तक पहुंचेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे पहुंच गया, तो हमारे पास एस वेव भी बनती है। एस वेव किस तरह बनती है, ये जो हमारे पास लास्ट पार्ट है, ये मुकम्मल इसकी डायरेक्शन कहाँ पे, इस साइड में। तो ये बेस ऑफ वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल तो यहाँ से इस तरह डिपोलराइज होते हैं। बेस ऑफ वेंट्रिकुलर के डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन किस साइड पे होती है, मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट, ये इस साइड पे, ये इस साइड पे। तो ये अभी हमारे पास क्या बनाती है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे पहुंच जाती है। रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन में थोड़े वक्त का फासला होता है, तो ये हमारे पास फिर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बन जाता है। ठीक है, अभी डिपोलराइजेशन थोड़ी तेज होती है और रिपोलराइजेशन थोड़ी स्लो होती है बनिस्बत डिपोलराइजेशन की। तो उस सूरत में जो रिपोलराइज होते हैं, अब ये डिपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में आ रही थी, रिपोलराइजेशन वापस जाएगी तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, अबव, ऊपर साइड में। वापस ये इंडोकार्डियम से पेरिकार्डियम की तरफ जाते हैं। तो जब रिपोलराइज होगा तो रिपोलराइजेशन पेरिकार्डियम से इंडोकार्डियम की तरफ आएगा, तो हमारे पास नेट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे होगी। ठीक है, ऊपर साइड पे। अब उसकी साइड पे जो जाएगा वो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो करेगा, इसके अपोजिट जो जाएगा वो नेगेटिव रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अब हमारे पास सब
रिपोलराइजेशन की डायरेक्शन कहाँ पे, ऊपर साइड पे पॉजिटिव की तरफ है, तो हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो होगी, ये हमारे पास टी वेव होगा। ठीक है, नेट वेक्टर डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। अब जब रिपोलराइजेशन होगी तो नेगेटिव इस साइड पे होगा, पॉजिटिव इस साइड पे होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन सारे इस साइड पे, डिपोलराइज इंडोकार्डियम से पेरिकार्डियम की तरफ जाते थे, और रिपोलराइजेशन में जो है वो पेरिकार्डियम से इंडोकार्डियम की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास ईसीजी स्ट्रिप पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होगी। ईसीजी स्ट्रिप एक ईसीजी छोटा सा स्ट्रिप होता है, इस तरह सा पतला था, मशीन से जब निकलता है तो मशीन के अंदर एक गैल्वेनोमीटर सा लगा होता है, ये इस तरह आइसो इलेक्ट्रिक लाइन पे इस तरह होता है। ठीक है, जब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है तो ऊपर की तरफ जाता है, जब नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है तो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और यह हमारे पास नॉर्मल, एक बड़ा बॉक्स, दूसरा बड़ा बॉक्स, तीसरा बड़ा बॉक्स, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10 बड़े बॉक्स हो गए हमारे पास। ठीक है, इसमें छोटे से स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, 5 इस साइड पे, 5 ऊपर साइड पे। ठीक है, तो हमारे पास नेट ईसीजी की स्पीड कितनी है, 25 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ईसीजी स्ट्रिप जाती है। जैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का नीडल लगा हुआ है, जैसे ही आएगा ये 25 सेकंड, ये पेज 25 मिलीमीटर पर सेकंड की तरफ से की स्पीड से जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करता है ना, वो यहाँ पे ईसीजी पे स्ट्रिप पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 15, 20, 25। ठीक है, 5 लार्ज बॉक्सेस हमारे पास कितना बनाते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमने जो हार्ट रेट मालूम किया था उसके लिए हमने 300 इस्तेमाल किया था। 300 क्यों इस्तेमाल किया था कि 1 सेकेंड में 5 मिलीमीटर होते हैं, 25 मिलीमीटर होते हैं, 5 लार्ज बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड में अगर 5 हैं तो 60 सेकेंड में, मतलब 1 मिनट में कितने लार्ज बॉक्सेस होंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 300। इसलिए हम हार्ट रेट को 300 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस लार्ज आते हैं तो हार्ट रेट हम उस पर मालूम करते हैं। ठीक है, इसी 300 बॉक्सेस में 5 से मल्टीप्लाई दो तो 1500 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, जब लार्ज बॉक्सेस हमारे पास पूरे नहीं होते तो हम स्मॉल बॉक्सेस इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास 300। अच्छा, दूसरी बात जो हम लीड 2 की बात मैंने की थी कि लीड 2 हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम ड्रा करते हैं तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल 0 एंगल पे, ये हमारे पास स्ट्रिप 1 होता है। ठीक है, इसके 60 एंगल पे, 60 एंगल पे हमारे पास स्ट्रिप 2 होता है, 90 एंगल पे 1 के बिल्कुल 60 एंगल पे क्या होता है, लीड 2। 90 के एंगल पे हमारे पास क्या होता है, AVF। मज़ीद इससे लीड 2 से 60 के एंगल पे हमारे पास क्या होता है, लीड 3 होते हैं। ठीक है, लीड 1, 2 और 3। यहाँ से 30 और इस साइड पे भी 30, ये 30 के एंगल है। ठीक है, 30 के हमारे पास यहाँ पे ये कौन सा है, लेफ्ट साइड, एल फॉर लेफ्ट साइड। ये हमारे पास राइट साइड हो गया, AVR राइट साइड। ठीक है, तो अब लीड 2 हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, चूँकि ये देख लें, ये हमारे पास इस तरफ आती है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ अगर मैं बना लूँ तो ये हमारे पास स्ट्रिप 1 हो गई। ठीक है, यहाँ से 60 के एंगल पे 2 हो गया, यहाँ पे AVF हो गया, यहाँ पे लीड 3 हो गया। तो ये तकरीबन जो डायरेक्शन में आती है वो 60 एंगल से थोड़ा कम होता है, इस वजह से हम स्ट्रिप 2 को रिदम के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये हम स्ट्रिप 2 की बात भी यहाँ पे मैंने वाज़ेह कर दी कि हम स्ट्रिप 2 रिदम के लिए क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो कंडक्शन का डायरेक्शन है, नेट वेक्टर हमारे पास जहाँ पे जाती है वो उसका एंगल 60 से थोड़ा कम होता है, तो हमारे पास 60 के एंगल पे लीड 2 पड़ा हुआ है, इसलिए हम लीड 2 लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो हार्ट रेट के लिए हम 300 क्यों इस्तेमाल करते हैं, 1500 क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये बात मैंने यहाँ पे वाज़ेह कर दी। ठीक है, हमारे पास ये छोटा जो है, छोटे स्मॉल बॉक्सेस
5 स्मॉल बॉक्सेस मिलके एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, वो एक बड़ा बॉक्स हमारे पास कितने के बराबर है? 5 मिलीमीटर के बराबर है। तो 5 बड़े बॉक्सेस हमारे पास 25 मिलीमीटर के बराबर हैं और 25 मिलीमीटर की स्पीड पर सेकंड की स्पीड से हमारे पास ईसीजी स्ट्रिप जाती है। ठीक है, तो 25 मिलीमीटर में हमारे पास 5 बिग बॉक्सेस बन गए। तो 1 सेकंड में 5 बिग बॉक्सेस है, 60 सेकंड में कितने होंगे? 300, इसलिए हम 300 लेते हैं। ठीक है, और 1500 लेते हैं। इरेगुलर वाली बात मैंने समझा दी थी।